Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Shweta, a third year BSc नर्सिंग स्टूडेंट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंटल हेल्थ सर्विसेज। इनको मैंने लास्ट वीडियो में ब्रीफली समराइज कर दिया था एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और इस चैप्टर में जितने भी रेस्ट टॉपिक हैं वो सारे हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। ये थोड़ा लंबा हो सकता है बट आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और ये जितने भी नोट्स वगैरह हैं तो ये मैंने आज शिवानी की बुक से बनाए हैं और इसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दी है। अगर आप लोग को चाहिए या फिर आप लोगों ने अभी तक नहीं ली है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ठीक है, सो हम आगे डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ मेंटल सर्विसेज ये मैंने आपको उस दिन एक्सप्लेन किए थे। अभी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं हम वो देखेंगे। जैसे गवर्नमेंट मेंटल हेल्थ एजेंसीज हैं तो इनमें क्या होता है, प्रोवाइड साइकेट्रिक केयर थ्रू मेंटल हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो गवर्नमेंट मेंटल हेल्थ एजेंसीज में क्या क्या आती हैं, ये साइकेट्रिक केयर प्रोवाइड करते हैं थ्रू मेंटल हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इनमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट के थ्रू कैसे मेंटल हेल्थ जो है एजेंसीज पहुंचाई जाती हैं लोकल पब्लिक तक, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के थ्रू, मेंटल हॉस्पिटल्स के थ्रू और मेडिकल कॉलेजेस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आता है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आता है, सपोर्ट मेंटल हेल्थ थ्रू एजुकेशन, क्राइसिस इंटरवेंशन, सुसाइड प्रिवेंशन एंड कम्युनिटी केयर। तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो खुद से वॉलंटरी होती हैं, जो गवर्नमेंटल नहीं होती हैं। मतलब जैसे कोई पर्सन है और वो एजुकेटेड है, उसको अवेयरनेस है मेंटल हेल्थ के बारे में, या फिर वो उसके पास कोई डिग्री है इस मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो वो अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और उसमें लोगों को कनेक्ट करता है। ये एनजीओ टाइप ही होता है, जैसे एनजीओज होते हैं बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पे ये लोगों को मेंटल हेल्थ के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन के थ्रू, क्राइसिस इंटरवेंशन, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ के केसेस आ रहे हैं तो उनके लिए क्या इंटरवेंशन हो सकते हैं वो सब ये लोग मैनेज करते हैं। देन सुसाइड प्रिवेंशन करते हैं और कम्युनिटी को केयर प्रोवाइड करते हैं। तो ये वॉलंटरी एजेंसीज होती हैं, ये गवर्नमेंट के थ्रू नहीं होती हैं बट इनमें कुछ वॉलंटियर्स होते हैं जो खुद से इनिशिएट लेते हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो एजुकेटेड होते हैं और जो इंटरेस्टेड होते हैं लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए, तो वो अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो वो आता है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, उसके बाद है आपका नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ। ये वही है जैसे आपका वॉलंटरी होता है वैसे ही ये एनजीओ होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ऑफर काउंसलिंग, रिहेबिलिटेशन, एडवोकेसी एंड नॉन कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है, ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ होती हैं, ये काउंसलिंग करवाती हैं। रिहेबिलिटेशन केयर में क्या आता है कि अगर मतलब कोई पर्सन अब उस डिसीज से ठीक नहीं हो सकता बट वो उस डिसीज के साथ कैसे सर्वाइव कर सकता है, अपनी लाइफ को और बेटर कैसे कर सकता है, तो वो हम बताते हैं रिहेबिलिटेशन में। उसके बाद एडवोकेसी, उसकी एडवोकेसी की जाती है, मतलब उसको गाइड किया जाता है उसकी मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग। देन है कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, और ये कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स भी रन करते हैं जिसके थ्रू लोगों को अवेयर करते हैं। अब नेक्स्ट है पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन। तो पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन में क्या आता है, इसमें आता है डे केयर हॉस्पिटल सर्विसेज, पेशेंट रिटर्न होम आफ्टर ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या होता है, पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन में ये डे केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्या होता है, मतलब दिन दिन में ये हॉस्पिटल में रहते हैं, शाम को जो पेशेंट्स होते हैं वो अपने घर जा सकते हैं। तो ये होता है पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन। देन होता है क्वार्टर वे होम्स। तो इसमें क्या आता है, फॉर पेशेंट नीडिंग मिनिमल सुपरविजन बिफोर फुल कम्युनिटी लिविंग। मतलब ये जो ऐसे क्वार्टर होम्स होते हैं जहाँ पे पेशेंट को थोड़े से सुपरविजन की ज़रूरत होती है, उनको ऐसे ही हम नहीं छोड़ सकते हैं, तो उनके लिए क्वार्टर वे होम्स होते हैं जहाँ पे उन लोगों को सुपरवाइज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है उसके बाद नेक्स्ट आता है हाफ वे होम्स। तो हाफ वे होम्स में क्या होता है, ट्रांजिशनल रेजिडेंशियल केयर बिटवीन होम एंड हॉस्पिटल। तो ये भी वैसे ही होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उनको जो भी मेंटल पेशेंट होते हैं उनको केयर प्रोवाइड करी जाती है उनके होम में और हॉस्पिटल पे, दोनों जगह या फिर दोनों के बिटवीन उनको केयर प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप।
ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, इनमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग विथ सिमिलर प्रॉब्लम्स प्रोवाइडिंग म्यूचुअल इमोशनल सपोर्ट। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि सेम प्रॉब्लम वाले लोगों को एक साथ रखा जाता है, जहाँ पे वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर। तो जो सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर्स होते हैं, इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्राइसिस इंटरवेंशन होता है, काउंसलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट टू प्रिवेंट सुसाइड। तो इसमें क्या होता है, जो सुसाइड के पेशेंट्स होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा सुसाइड करने की टेंडेंसी होती है, सुसाइडल टेंडेंसी वाले लोग होते हैं, उनको क्या है, काउंसलिंग प्रोवाइड करी जाती है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है और उनके क्राइसिस का इंटरवेंशन किया जाता है, मतलब प्रॉपर्ली इंटरवीन किया जाता है उन लोगों को कह सकते हैं प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है और काउंसलिंग प्रोवाइड करी जाती है, जिससे उनकी सुसाइडल जो टेंडेंसी है उसको कम किया जा सके और रोका जा सके। नेक्स्ट है कम्युनिटी ग्रुप होम्स। तो कम्युनिटी ग्रुप होम्स में क्या आता है, स्मॉल रेजिडेंशियल यूनिट प्रोवाइडिंग सुपरवाइज्ड कम्युनिटी लिविंग। तो ये छोटे छोटे रेजिडेंशियल यूनिट्स होते हैं जिनमें सुपरवाइज्ड कम्युनिटी लिविंग, मतलब इनमें क्या होता है कि सुपरविजन के अंडर लोगों को रखा जाता है और उनको जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं वैसे ही रहने दिया जाता है, बट सुपरवाइज किया जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो डायरेक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर में क्या होता है, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन एंड सोशल री इंटीग्रेशन। जो डायरेक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, यहाँ पे पेशेंट को लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन के लिए फोकस किया जाता है और सोशल री इंटीग्रेशन के लिए फोकस किया जा सकता है, किया जाता है, जिससे वो लोगों में आपस में कोऑर्डिनेट करके रहना सीख सकें। ठीक है, उसके बाद आपका टॉपिक है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म वैसे तो मैंने एक अलग वीडियो में इसको एक्सप्लेन करा हुआ है पहले से, बट इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ डिफेंस मैकेनिज्म, इनके मेथड्स और टाइप्स बताऊंगी। जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने जो सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करे हैं, तो आप लोग वो वीडियो देख लेना, क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी आई थिंक 25 to 29 मिनट्स की है, एग्जैक्ट याद नहीं है। अभी इसमें भी सेम चीज़ कंक्लूड करूंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। सो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती हैं? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आर unconscious psychological methods used by an individual to reduce anxiety, protect self-esteem and cope with the stress or conflict. तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म ऐसी अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी पर्सन के द्वारा यूज किए जाते हैं अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए, सेल्फ स्टीम को बचाने के लिए और कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कोप करने के लिए या डील करने के लिए। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये ऐसी मैकेनिज्म्स होती हैं जो कोई भी इंडिविजुअल कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली यूज करता है ताकि वो अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कोप कर सके या फिर डील कर सके। ठीक है, अब ये जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये एक्सप्लेन करी थी सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है, किसने करी थी? सिगमंड फ्रॉइड ने। ये क्वेश्चन आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। उसके बाद मेथड्स होते हैं कुछ इन डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करने के। इसमें दो क्राइटेरिया है, पहला होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड में भी तीन चीजें आती हैं जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। लाइक फर्स्ट है, इसमें डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, ये जो मेथड्स होते हैं इनमें क्या करता है, इंडिविजुअल डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम से डील करता है। वो किससे डील करता है? अपनी प्रॉब्लम से। ठीक है, जैसे कि इसमें जो दिया हुआ है, इसके जो सब टाइप है, लाइक इंक्रीजिंग ट्रायल्स और इम्प्रूविंग एफर्ट्स। अभी इंडिविजुअल क्या करेगा? ट्रायल्स बढ़ाएगा या फिर अपने एफर्ट्स को जो है इम्प्रूव करेगा। कैसे? इम्प्रूविंग एफर्ट्स बाय बिहेवियरल प्रोसेस एंड अटेम्प्ट विद अ न्यू जील टू कोप विद द इन्वायरमेंट। इसमें इंडिविजुअल क्या कर रहा है? अपने जो एफर्ट्स हैं उनको बढ़ा रहा है बिहेवियरल प्रोसेस के थ्रू, या फिर और उनको एक नई जील के साथ, नए उत्साह के साथ कोशिश कर रहा है अटेम्प्ट करने की, मतलब उनको पूरा करने की, जिससे वो अपने इन्वायरमेंट में कोप कर सके। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एक स्टूडेंट है जिसको अपने एग्जाम में टॉप करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और उसने ऐसा सोचा है कि वो अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में टॉप करेगा, बट उसके जो सेशनल एग्जाम है उसमें ही उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो वो क्या करेगा? वो यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम से डील करेगा। लाइक वो सोचेगा कि मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगा या फिर मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ूंगा जिससे मेरे नंबर अच्छे आए। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ट्रायल और इम्प्रूविंग एफर्ट्स। उसके बाद दूसरा आता है अडॉप्टिंग कॉम्प्रोमाइजिंग मीन्स। तो
इसमें क्या है, मॉडिफाइंग गोल और मेथड्स टू अचीव बैलेंस। इसमें वही सेम इंडिविजुअल क्या करेगा, वो अपने गोल्स को चेंज कर देगा। जैसे पहले वो सोच रहा था कि वो टॉप करेगा, बट अभी उसने क्या सोचना शुरू कर दिया है कि उसको बस अच्छे नंबर लाने हैं या बस पास होना है, जिससे कि उसको बुरा ना लगे कि वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएगा जो उसने सोची थी। तो अभी उसने क्या किया, उसने अपना गोल ही चेंज कर लिया है कि या तो वो पासिंग मार्क्स लाएगा या फिर वो थोड़े अच्छे नंबर लाएगा, बट अब उसका गोल बदल गया कि अब उसको टॉप नहीं करना है। तो ये क्या हो गया, अडॉप्टिंग कॉम्प्रोमाइजिंग मीन। उसके बाद थर्ड है विड्रॉल या फिर सबमिशिवनेस। तो विड्रॉल या सबमिशिवनेस, इसमें क्या आता है, सिंपली एक्सेप्टिंग डिफीट एंड सराउंडिंग वनसेल्फ टू द पावरफुल फोर्सेस ऑफ इन्वायरमेंट एंड सरकमफेरेंस। तो इसमें क्या है, इसमें इंडिविजुअल क्या करता है, वो हार मान लेता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो हार चुका है, और अपने आप को जो भी पावरफुल फोर्सेस हैं, पावरफुल फोर्सेस यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, इंडिविजुअल है और एग्जाम है। तो अभी एग्जाम के लिए उसने क्या है, खुद को सरेंडर कर दिया है कि अब वो नहीं कर पाएगा या फिर वो हार चुका है और अब वो उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गए 3 मेथड्स जो कि आपके आते हैं डायरेक्ट मेथड में। उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड, इसमें क्या आता है, विड्रॉल, सबमिशिवनेस और फैंटेसी और डे ड्रीमिंग। तो विड्रॉल में क्या आएगा, सबसे पहले अवॉइडिंग द प्रॉब्लम। इंडिविजुअल अपनी प्रॉब्लम को ही नहीं समझेगा, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं समझेगा, वो उसको देखेगा ही नहीं, वो उसको मतलब फेस ही नहीं करेगा, अवॉइड करेगा उसको। सबमिसिवनेस मतलब सरेंडरिंग टू द सिचुएशन। और अभी क्या कर रहा है वो इंडिविजुअल, वो या तो अपनी जो भी सिचुएशन है उसके लिए सरेंडर कर दिया है कि बस मैं हार चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वैसा वाला। उसके बाद फैंटेसी और डे ड्रीमिंग। तो इसमें इंडिविजुअल क्या कर रहा है, इमेजिनिंग सक्सेस इंस्टीड ऑफ रियल एक्शन। इसमें अभी उसने, जैसे वो स्टूडेंट का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो अभी वो क्या कर रहा है, लाइक वो सपने देख रहा है कि उसने एग्जाम में टॉप किया है और बस सपने देख के ही वो खुश हो ले रहा है। अभी उसको कोई मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब वो कोई रियल एक्शन नहीं ले रहा, वो बस अपने सपने में ही खुश है। तो ये हो गए आपके 2 मेथड्स, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म के क्या क्या टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो 2 टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं। पहला होता है अडेप्टिव या फिर मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म, दूसरा होता है मल अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। तो जो अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म होती है, इनमें क्या होती, ये क्या करती है, प्रमोट हेल्दी एडजस्टमेंट एंड कोपिंग। ये हेल्दी एडजस्टमेंट और कोपिंग को प्रमोट करती है। दूसरा कॉपिंग एक्सेप्टेबल एंड रियलिटी ओरिएंटेड। और इनमें जो कोपिंग सिस्टम जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है और रियलिटी ओरिएंटेड होता है, मतलब जैसा रियलिटी में होता है बिल्कुल वैसा ही इंडिविजुअल परसीव करता है और वैसा ही कोप करने की कोशिश करता है, जो एडेप्टिव होती हैं। और जैसे एग्जांपल है इसका सब्लिमेशन और सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद जो मालाडेप्टिव होती हैं डिफेंस मैकेनिज्म, तो मालाडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म क्या करती हैं, ये इंटरफेयर करती हैं रियलिटी के साथ और कॉजेज पुअर, और ये पुअर एडजस्टमेंट कॉज करती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं, यूजफुल टेम्पररी बट हार्मफुल इफ परसिस्टेंट। और ये टेम्पररी अगर कोई पर्सन यूज करता है तो ठीक है, यूजफुल है, बट अगर इनको बहुत टाइम तक यूज करता है तो वो उसके लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं, अगर वो बहुत ज्यादा टाइम तक यूज करेगा, जैसे कि डिनाइल और प्रोजेक्शन। ठीक है, अभी इसके एग्जाम्पल्स जो है आपको हो सकता है कम समझ में आए, बट अगर आप इनको वो वाली वीडियो देखोगे या फिर आप खुद से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे डिनाइल जो होता है, लाइक मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, जैसे जो डिनाइल होता है, तो डिनाइल में पर्सन क्या करता है, वो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, वो डिनाई कर देता है, मतलब मानता ही नहीं है। तो अगर कोई पर्सन, अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम है और अगर उसको बहुत टाइम तक मना ही कर रहा है कि नहीं है नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक बार 2 बार के लिए चलो ठीक है, हो सकता है वो उसको फायदा दे, बट एट एट द एंड वो उसको प्रॉब्लम ही कॉज करेगी, क्योंकि अगर वो बहुत टाइम तक किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है तो वो उसको प्रॉब्लम ही करेगी। और प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जो पर्सन है वो अपनी गलती नहीं मानता और वो सामने वाले को ब्लेम करता है। ठीक है, तो अगर तुम ये 1 बार या 2 बार कर रहे हो, अगर रियल लाइफ में भी इसको अप्लाई करके हम देखें कि अगर तुम 1 बार या 2 बार कर रहे हो किसी पर्सन के साथ, वो तुम्हें 1 बार छोड़ सकता है, 2 बार छोड़ सकता है, बट अगर बार-बार सेम प्रॉब्लम, मतलब सेम चीज़ तुम रिपीट करोगे, तो सामने वाले पर्सन को बुरा भी लगेगा। इससे रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स आएँगे और तुम्हारी वर्क लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, सब मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यही मतलब है इनका कि अगर आप इनको थोड़े टाइम के लिए यूज़ करोगे, तो मे भी ये यूज़फुल हो। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर वे होता है जो मतलब अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म में आता है। एक तो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर वे होता है, दूसरी चीज़ अगर इनको बहुत टाइम तक आप यूज़ करोगे तो ये कहीं न कहीं आपको हार्मफुल ही
मतलब ये हार्म ही करेंगे आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसलिए मलाडेप्टिव जो डिफेंस मैकेनिज्म है उनको, मतलब ये वाली जो डिफेंस मैकेनिज्म है उनको मलाडेप्टिव बताया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन सबसे पहले तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो फ्रस्टा प्लस एशन से मिलके बना है। जो फ्रस्टा है आपका, उसका मतलब होता है, मतलब ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रुकना या फिर किसी चीज में मतलब हिंड्रेंस आना, ठीक है। तो frustration means emotional tension resulting from the blocking of a desire or need। मतलब frustration का क्या है, यहाँ पे आपकी कोई भी desire या फिर need उसके ब्लॉक होने की वजह से हमें जो इमोशनल टेंशन होती है वो होता है फ्रस्ट्रेशन। क्या होता है, अगर हमारी कोई डिजायर या फिर नीड फुलफिल नहीं हो पाती है तो उसकी वजह से जो हमारी इमोशनल टेंशन होती है, जो इमोशनल एंग्जाइटी होती है, वो कहलाती है फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। डेफिनेशन भी देख लेते हैं एक बार। तो डेफिनेशन में क्या है फ्रस्ट्रेशन की? फ्रस्ट्रेशन इज एन इमोशनल स्टेट दैट अकर्स व्हेन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इज ब्लॉक्ड लीडिंग टू टेंशन, स्ट्रेस एंड अनप्लीजेंट फीलिंग। तो फ्रस्ट्रेशन क्या है? एक ऐसी इमोशनल स्टेट है जो कि कब होती है, जब हमारे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमें टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है और अनप्लीजेंट फीलिंग आती है, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेशन क्या है? एक इमोशनल स्टेट है जिसमें हमें क्या होता है, जिसमें हमारे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं और उससे हमें टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है और अनप्लीजेंट फीलिंग मतलब अच्छी फीलिंग नहीं आती है, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फ्रस्ट्रेशन के? तो इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसेस एंगर, एंग्जाइटी और इरिटेशन। जो भी पर्सन है जिसको फ्रस्ट्रेशन होती है तो उसको गुस्सा आता है, एंग्जाइटी होती है और इरिटेशन होती है। अब एंग्जाइटी क्या होती है? अब एंग्जाइटी एंग्जाइटी मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ तो मे बी आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। एंग्जाइटी क्या होता है? एंग्जाइटी होता है मतलब जो चीज़ नहीं हुई है, अनरियल जो चीज़ें होती हैं, उनका हमें जो फ़ियर होता है उसको हम बोलते हैं एंग्जाइटी। या फिर जो चीज़ें प्रेज़ेंट में है नहीं और उसको लेके जो हम डरते हैं, तो वो होता है एंग्जाइटी, ठीक है। एंड देन इरिटेशन। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑन इम्पोर्टेंस, डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गोल। मतलब यहाँ पे एक शायद वर्ड मैंने मिस कर दिया, डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन दैट इम्पोर्टेंस ऑफ गोल। अब ये फ्रस्ट्रेशन कितना ज़्यादा हो सकता है, ये इस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो गोल था वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था, जो कि ब्लॉक हो चुका है तो वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए एक शादी अटेंड करना इम्पोर्टेंट हो सकता है और किसी पर्सन के लिए अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो दोनों में कौन सी चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है उसकी वजह से हमें उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा। मतलब जो डिग्री है फ्रस्ट्रेशन का वो इस पे डिपेंड करेगा कि हमारा गोल कितना इम्पोर्टेंट था, ठीक है। मे अराइज फ्रॉम सेल्फ और इन्वायरमेंट। और ये जो फ्रस्ट्रेशन होता है ये आपको खुद की वजह से भी हो सकता है और इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ही मतलब फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट है कैन लीड टू मालाडेप्टिव बिहेवियर इज प्रोलॉन्ग्ड। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये मालाडेप्टिव बिहेवियर में कन्वर्ट हो सकता है अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम तक रहेगा। मालाडेप्टिव बिहेवियर वो होते हैं जो नॉर्मली सोसाइटी जिनको एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो क्या क्या फ्रस्ट्रेशन के कॉज हो सकते हैं? तो फ्रस्ट्रेशन के दो कॉज होते हैं, इंटरनल फ्रस्ट्रेशन और एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन। अब इंटरनल फ्रस्ट्रेशन में क्या आता है और एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन में क्या आता है, एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन। तो एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन में क्या आता है, ये जो होता है ये हमारे आउटसाइड की जो कंडीशंस होती हैं उनकी वजह से होता है। किस वजह से? आउटसाइड की कंडीशन, एक सेकेंड, like caused by condition outside of oneself it includes। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन होता है एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन, ये बाहर की चीज़ों से होता है जो इंडिविजुअल की खुद की नहीं होती हैं बट उसके आसपास की या सराउंडिंग की हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें तीन फैक्टर्स आते हैं, फिजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर। फिजिकल फैक्टर जैसे कि कोई इलनेस है, नेचुरल कैलेमिटी लाइक आपका फ्लड हो गया, ठीक है, और अर्थक्वेक हो गया, डेथ हो सकती है किसी की, तो ये आता है फिजिकल फैक्टर्स में, ठीक है। उसके बाद आते हैं सोशल फैक्टर। तो सोशल फैक्टर्स लाइक कॉन्फ्लिक्ट विद ट्रेडिशन, किसी को अपने ट्रेडिशन ही नहीं पसंद है, कुछ
लोगों को आसपास के लोग ही नहीं पसंद है, लाइक कुछ लोगों को रेस्ट्रिक्शंस नहीं पसंद जो उनके घर में, तो ये क्या हो गया, घर में है या सोसाइटी में है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सोशल फैक्टर्स। उसके बाद इकोनॉमिक में आएगा आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी के घर की कंडीशन ठीक नहीं है जिस वजह से उसको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो ये सारे कॉजेस हो सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में आपके एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन में आपके 3 फैक्टर्स आते हैं, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक। नेक्स्ट है आपका इंटरनल कॉजेस। इंटरनल कॉजेस में क्या क्या हो सकते हैं, इंटरनल में मतलब जो पर्सन की खुद की कंडीशंस की वजह से होते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके इंटरनल फ्रस्ट्रेशन के कॉज, ठीक है। अब लाइक यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे फिजिकल डिफेक्ट और इलनेस। अब किसी पर्सन को खुद की बॉडी में कोई फिजिकल डिफेक्ट या फिर कोई इलनेस हो गई, तो उस वजह से उसको जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स, लाइक उसके जो अलग अलग गोल्स थे, अब वो गोल्स के लिए उसको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है जो पूरे नहीं हुए हैं। देन हाई एस्पिरेशन, उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं लेकिन वो उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं दे पा रहा है या फिर उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट है लैक ऑफ परसिस्टेंस और एबिलिटी, उसके पास उतना ना तो वो परसिस्टेंस उतना लगातार काम टाइम तक काम कर पा रहा है और ना ही उसके पास एबिलिटी है अपने खुद के काम के करने के लिए। तो ये हो गए उसके इंटरनल कॉजेस, ठीक है। इसके बाद रिएक्शंस टू फ्रस्ट्रेशन। अब फ्रस्ट्रेशन जो होता है उसकी वजह से क्या क्या रिएक्शंस हो सकती हैं, रेस्टलेसनेस एंड टेंशन। एक सेकेंड, रेस्टलेसनेस एंड टेंशन। रेस्टलेसनेस मतलब पर्सन जो है वो ऑल टाइम जो है थका थका रहता है, ठीक है। और टेंशन, टेंशन तो आप सभी लोग पता है एक बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट जो है थॉट होता है, थॉट या फिर फीलिंग या फिर आप कह सकते हो, इसमें फिजिकल जो हमारी बॉडी होती है वो भी बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील करती है, ठीक है। देन अग्रेशन, पर्सन को गुस्सा बहुत आएगा। अपैथी, अपैथी मतलब होता है कि वो कोई भी इमोशनल रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। अपैथी मतलब अगर गुस्सा है तो गुस्से वाला लाइक वो आपका अग्रेशन में आ जाएगा, लेकिन किसी भी कंडीशन में कोई भी इमोशनल रिस्पॉन्स शो ना करना, तो वो अपैथी होता है। लाइक जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है वो बंदा उदास बैठा है, जहाँ पे सब रो रहे हैं वहाँ पे भी उसको कोई ऐसा नहीं है, वो वहाँ पे भी एकदम वैसे ही ब्लंट होके बैठा है, तो वो होता है अपैथी। देन है फैंटेसी, मतलब वो डे ड्रीमिंग करेगा, ठीक है। उसके बाद रिग्रेशन, देन है आपका स्टीरियोटाइप बिहेवियर, देन है रेस्टलेसनेस और टेंशन, ये 2 बार लिख दिया मैंने। उसके बाद है आपका टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, इट इज अ पेनफुल सॉरी कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, इट इज अ पेनफुल स्टेट और कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग विच द पर्सन एक्सपीरियंसेस एन इंटेंस इमोशनल टेंशन। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक ऐसी पेनफुल स्टेट या फिर कंडीशन है किसी भी इंडिविजुअल की जिसमें वो पर्सन क्या करता है, इंटेंस इमोशनल टेंशन को जो है वो एक्सपीरियंस करता है या फील करता है। कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल इंटेंस इमोशनल टेंशन को एक्सपीरियंस या फिर फील करता है, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करी जाए तो डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड। Conflict means a painful emotional state which results from a tension between two opposed or contradictory wishes। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, एक पेनफुल इमोशनल स्टेट जो कि दो अपोजिट और कंट्राडिक्टरी, कंट्राडिक्टरी मतलब जो आपस में अपोजिट है और दोनों ही सेम नहीं है, मतलब बिल्कुल ही अलग है। तो दो अपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी विशेस के बीच में जब टेंशन होती है, उससे क्या होता है, उससे एक पेनफुल स्टेट जनरेट होती है जिसको क्या हम बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। देखो अगर मैं इसको आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो आपने देखा होगा आसपास, मतलब बहुत सारे लोगों को देखा होगा, कभी 2 लोग लड़ते हैं तो वो जो दो लोग लड़ते हैं तो वो एक अलग कॉन्फ्लिक्ट हो गया। यहाँ पे जिस कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है वो क्या है, किसी पर्सन के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब जैसे मैं हूँ तो मैंने 2 चीजें सोची हैं, तो अब वो दोनों चीजें सेम टाइम पे पॉसिबल नहीं हो सकती और मुझे दोनों काम करने हैं। तो अभी मैं इस चीज में कंफ्यूज हूँ कि मैं पहला वाला ऑप्शन चूज करूँ या दूसरा वाला, तो ये मेरा इनर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और अगर मैं किसी एक ऑप्शन को चूज कर रही हूँ तो मुझे दूसरे के लिए बुरा लग रहा है। तो ये जो कंडीशन जो जनरेट हो रही है जिससे मुझे इमोशनली पेन फील हो रहा है, तो वो क्या है, वो है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। और ये वाली जो डेफिनेशन है, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स अ इमोशनल पेनफुल इमोशनल स्टेट which results from a tension between opposed and contradictory wishes। ये किसने दी थी, ये डगलस और हॉलैंड ने दी थी, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन, इस चैप्टर में आपके 2 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मतलब ये वाला और बाकी के जो मैंने पढ़ाए हैं मेंटल हाइजीन और मेंटल आपका जो हेल्थ है वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट ये दोनों जो टॉपिक हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप एक बार अलग से सेपरेटली पढ़ लेना, या फिर अगर आप वीडियो देख लोगे सिर्फ तो उससे भी काम चल जाएगा, बट आपको एक बार पढ़ना ज़रूर है, ठीक है।
तो अभी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये जो टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये कई टाइप के होते हैं। यहाँ पे मैं मेनली आपको 4 एक्सप्लेन कर रही हूँ। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, सबसे पहला यही है, तो पहले एक एक करके ही देख लेते हैं। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, तो इसमें क्या होता है, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन अ पर्सन इज फोर्स्ड विद टू अल्टरनेटिव्स व्हाइल ओनली वन ऑफ देम कैन बी सिलेक्टेड। तो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में क्या है, यहाँ पे पर्सन के पास 2 ऑप्शन रहते हैं और वो दोनों ही मतलब अल्टरनेटिव्स अच्छे हैं, लेकिन वो दोनों में से कोई एक ही चूज कर सकता है। मतलब ये जो पर्सन है अभी इसको या तो ये चूज करना है या फिर ये चूज करना है, और दोनों ही इसको अच्छे लग रहे हैं, बट ये एक टाइम पे एक ही चूज कर सकता है। तो अगर ये वाला चूज करता है तो इसको इसके लिए बुरा लगेगा, बट अगर ये वाला चूज करे तो सेम टाइम पे इसको इसके लिए बुरा लगेगा। तो ये जो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसमें पर्सन कंफ्यूज है 2 अच्छे ऑप्शंस के लिए या फिर 2 ऐसे ऑप्शंस के लिए जिन दोनों को वो चूज करना चाह रहा है, और अगर किसी एक को चूज करेगा तो उसको दूसरे के लिए बुरा लगेगा। तो ये हो गया आपका अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में बताऊं, मतलब आप ऐसे समझ लो कि एक ट्रिप जा रही है, आप ही हो, मान लो आपके घर से एक ट्रिप जा रही है, मतलब एक फैमिली ट्रिप जा रही है और एक कॉलेज ट्रिप जा रही है। तो आपको दोनों में जाने का मन है और दोनों में ही आपको पता है कि मजा आने वाला है, क्योंकि अगर आप घर वालों की तरफ से जा रहे हो तो घर वालों के साथ जाओगे, और दूसरा अगर आप कॉलेज ट्रिप पे जा रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ जाओगे। आपका मन है दोनों में जाने का, बट दोनों ट्रिप सेम टाइम पे जा रही है, तो या तो आप ये जो है घर वाली ट्रिप अटेंड कर सकते हो जो फैमिली ट्रिप जा रही है, या फिर आप कॉलेज ट्रिप अटेंड कर सकते हो। आपका मन है दोनों में जाने का, बट आप एक ही अटेंड कर सकते हो। तो आप जब एक को चूज करोगे तो आपको दूसरे के लिए थोड़ा वो लगेगा कि अगर मैं वहां चला जाता तो ज्यादा बेटर रहता। तो ये वाली चीज है कि यहाँ पे पर्सन एक ही ऑप्शन को चूज कर सकता है, बट उसको सेम टाइम पे दूसरी ऑप्शन जो रहेगा उसके लिए बुरा भी लगेगा। तो ये हो गया आपका अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अभी हम दूसरा देख रहे हैं। दूसरा है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, इट अराइजेस व्हेन अ पर्सन फेसेस टू अनडिजायरेबल सिचुएशन एंड अवॉइडेंस ऑफ वन फोर्सेस एक्सपोजर टू अनदर। तो अभी इसमें क्या है, इसमें जो पर्सन है उसको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं और दोनों ही ऑप्शन उसको नहीं पसंद है, ठीक है। एक पर्सन है जिसको 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं और दोनों में से उसको किसी एक को चूज करना है। इसको जो 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं और इन दोनों में से भी इस पर्सन को एक भी ऑप्शन जो है वो पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अवेयरनेस, पर उसको एक को चूज करना ही पड़ेगा। अभी ये जिसको भी चूज करेगा इसको उसके लिए बुरा लग रहा है कि उसने वो वाला ऑप्शन क्यों चूज किया। एग्जाम्पल मैं दूं इसका अवॉइडेंस का, जैसे आपने एक बहुत ज्यादा फेमस सुना होगा, आगे कुआ पीछे खाई। तो ये वैसा वाला सीन है कि आप काम करोगे तब भी आपको दिक्कत है, अगर आप काम नहीं करोगे तब भी आपको दिक्कत है। तो ये हो गया आपका अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। मतलब मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट व्हेन अ चॉइस मस्ट बी मेड between two or more alternatives, each of which has both positive and negative feature। तो मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक पर्सन है और उसके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। अब ये जो पर्सन है मैंने बनाया है तो इनके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन, मतलब 2 ऑप्शन है और उन दोनों ऑप्शन के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं और निगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, ठीक है। तो पर इनको खाली एक ही ऑप्शन चूज करने को मिलेगा, चाहे ये वाला कर ले या फिर ये वाला कर ले। तो अभी क्या है, जैसे इसका एग्जांपल है, एक पर्सन है जिसको जॉब दो जगह उसने अप्लाई किया था और उसको दोनों जगह से मतलब ज्वाइनिंग का जो है ऑफर आ गया है। बट ये जो जॉब है, ये जो इस साइड वाली है, ठीक है, इसमें इनको सैलरी कम मिल रही है, पर ये इनकी मनपसंद की जॉब है। अब दूसरी जॉब है जिसमें इनको सैलरी तो खूब ज्यादा मिल रही है, पर ये जॉब इनके पसंद की नहीं है। तो इनको चूज एक ही जॉब करनी है। तो इसमें क्या है कि अब ये कंफ्यूज है, ये ज्यादा पैसे वाली जॉब को बस चूज करें या फिर अपनी मनपसंद की जॉब को चूज करें। तो ये हो गया मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। मतलब यहाँ पे आपको फायदा भी है नुकसान भी है दोनों ही ऑप्शन में, तो आपको कोई एक चूज करना है, ठीक है। अब उसके बाद आता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। एक मिनट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट exist when one event has or activity has both attractive और unattractive feature, ठीक है। अब केवल एक ही ऑप्शन है पर उसी ऑप्शन में आपको पॉजिटिव भी दिख रहा है और निगेटिव भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हो नर्सिंग को। मतलब इसमें फायदा तो है,
सैलरी अच्छी है, बट ये जो 4 साल आपको सफर करना पड़ेगा, तो वो चीज़ भी है। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको 4 साल के बाद वाली जिंदगी जीनी है या फिर सिर्फ 4 साल के लिए मतलब आपको डरना है। तो ये वाले ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे मैरिज का एग्जांपल ले सकते हो, मतलब शादी। एक पर्सन जो है उसको शादी के बहुत सारे फायदे भी दिख रहे हैं, एट द सेम टाइम उसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिख रही है। तो ये हो गया आपका अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक ही चीज के आपके दो पहलू दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, पर आपको चूज करना है। ठीक है, तो ये हो गए, ये आपके 4 हो गए कॉन्फ्लिक्ट के टाइप: अप्रोच अप्रोच अवॉइडेंस अवॉइडेंस, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट और मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी मैं बात कर रही थी। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं? व्हेन कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट बिटवीन विदिन द पर्सन हिमसेल्फ, कॉल्ड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं पर्सन के अंदर ही होते हैं, उसके खुद के होते हैं। ठीक है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मोटिव्स, डिजायर्स, सेंटिमेंट्स एंड एटीट्यूड्स। इसमें क्या है, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो बिटवीन आपकी मोटिव्स के बीच में हो सकते हैं, डिजायर्स के बीच में हो सकते हैं, सेंटिमेंट इमोशंस के बीच में हो सकते हैं और एटीट्यूड्स के बीच में हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो अब ये ईड, ईगो, सुपर ईगो क्या है? ये साइको एनालिटिक थ्योरी के पार्ट है। ठीक है, जो कि पर्सनैलिटी के लिए थ्योरी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। तो इसमें ईड में क्या होता है? ईड में क्या होता है कि पर्सन को बस अपनी इच्छाएं दिखती हैं। जैसे ये छोटे बच्चे पे काम करता है, लाइक उसको चाहिए कि अभी वो खाना उसको खाना है, तो वो अभी खाना खाएगा, चाहे वो सही हो गलत हो, वो मार्केट में हो घर में हो, उसकी जो इच्छा है वो वही करेगा। फिर आता है ईगो प्रिंसिपल। ईगो में क्या है कि पर्सन जो है वो रियलिटी पे काम करता है, मतलब जो सही है उसके लिए, सही और गलत यहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग करता है। उसके बाद जो सुपर ईगो है वो आपके मोरल्स पे वर्क करता है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो सोसाइटी के नॉर्म्स, जो कल्चर्स होते हैं उन सभी को देखता है, मतलब मोरल वैल्यू पे काम करता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये हमारे अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी को जो है अपने फ्रेंड की शादी में जाना है, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, अब आपको अगर ये ईड वाला प्रिंसिपल रहेगा कि मुझे जाना है जाना है जाना है, ठीक है, आप जा भी सकते हो, बट वो बहुत ज्यादा इमेच्योर लगेगा अगर आप 20-25 साल की एज में ये चीज करोगे। उसके बाद ईगो, ठीक है, आपको जाना है तो आप चले जाओ, ठीक है, एज अ फ्रेंड आपको जाना भी चाहिए। लेकिन वहीं पे सुपर ईगो, सुपर ईगो का मतलब आपकी फैमिली नहीं अलाउ कर रही है। ठीक है, तो अब फैमिली के कुछ जो आपका मतलब एक एज अ मोरल है कि फैमिली ने मना किया है तो नहीं जाना है, तो फिर वो चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं आपके अंदर। तो ये क्या हो गया आपका ईगो और सुपर ईगो, मतलब कॉन्फ्लिक्ट इसमें आ जाते हैं। तो ये आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का ही पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सॉरी, मीजर्स टू ओवरकम फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी आप फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट से कैसे ओवरकम कर सकते हो, क्या क्या मीजर्स होते हैं, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड मेक अटेम्प्ट टू लर्न एंड कंट्रोल एंड एक्सेप्ट। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है सोर्स क्या है उस फ्रस्ट्रेशन का, किस चीज की वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। देन आपको अटेम्प्ट करना है कि आप उसको लर्न करो और उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, जो भी सोर्स है फ्रस्ट्रेशन का, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हमें कंट्रोल करना सीखना है उस चीज को। ठीक है, और हमें एक्सेप्ट करना है जो भी रियलिटी है उसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, डिसाइड इंपॉर्टेंट थिंग्स केयरफुली एंड डबल चेक बिफोर फाइनल डिसीजन। तो अभी क्या है, फ्रस्ट्रेशन में हमें क्या करना है या फिर कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, जो भी चीजें हम डिसाइड कर रहे हैं उनको पहले तो हमें बहुत ही ध्यान से करना है। दूसरी चीज, एक बार कंफर्म जो फाइनल डिसीजन है उसको लेने से पहले भी हमें उनको डबल चेक करना है, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो। ठीक है, उसके बाद रिव्यू द सिचुएशन अगेन। वही चीज है कि आपको पहले, जब आप फाइनल डिसीजन लेने वाली हो, तो उससे पहले आपको सिचुएशन को रिव्यू करना है। देन है चेंज और मॉडिफाई द गोल्स एंड डिजायर। इसमें क्या करना है, पर्सन को अगर वो चीज नहीं हो पा रही है जो चीज आप चाहते हो, तो या तो आप अपने जो गोल्स हैं, डिजायर्स हैं, उनको चेंज और मॉडिफाई भी कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट गोल विद अटेनेबल एंड सेटिस्फाइंग। उसके बाद क्या कर सकते हो आप, जो गोल आपके हैं उनको आप अगर नहीं अचीव कर पा रहे हो, तो आप उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो अटेनेबल और सेटिस्फाइंग ऐसी चीजों के साथ जो जिनसे आसानी से पहुंचा जा सकता है और जो सेटिस्फैक्टरी है नेचर में। ठीक है, इसके बाद क्या है, सीक हेल्प विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब अगर कोई पर्सन खुद से ये सारी सिचुएशन नहीं डील कर पा रहा है, तो उसको क्या करना है, वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से हेल्प भी ले सकता है। देन है इनकरेज फुल एक्सप्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग विद एन एक्सेप्टिंग एटमोसफियर। तो अभी क्या करना है,
एनकरेज करना है जो भी फीलिंग्स हैं चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनको एक्सप्रेस करने की एंड विद एन एक्सेप्टिंग एटमॉस्फेयर। एक्सेप्टिंग एटमॉस्फेयर का मतलब है या तो ऐसे लोगों के पास जो आपको सुन रहे हो या फिर ऐसे सराउंडिंग में जहाँ पे आप अच्छा फील कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे वो चीज़ें एक्सेप्ट करी जा सकें। देन अवॉइड डिसीजन, स्टिक विद डिसीजंस टेकन एंड सॉरी अवॉइड इन डिसीजन, स्टिक विद डिसीजंस टेकन एंड फॉरगेट अदर चॉइसेस। तो इसमें क्या करना है, इन डिसीजन मतलब अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया है तो उसको बार बार चेंज नहीं करना है कि अरे मैंने ये चूज कर लिया, वो वाला चूज करता तो ज्यादा बेटर रहता, एक काम करती हूँ वो वाला चूज कर लेते हैं जो पहले था। तो वो चीज नहीं करनी है। दूसरी चीज, अगर कोई डिसीजन ले लिया है तो आप उसके साथ रहो और दूसरी चीजें भूल जाओ। अभी एक चीज जो हमने एक्सेप्ट कर ली है तो अभी उस पर ही रहो। ऐसा नहीं है कि आपका मन भटक रहा है, इधर भी जाना है उधर भी जाना है, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, अब है रोल ऑफ नर्स इन रिड्यूसिंग फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इनहेंसिंग कोपिंग। तो अभी जो नर्स है उसका क्या रोल रहेगा आपकी फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में और कोपिंग को बढ़ाने में। तो एनकरेज पेशेंट टू एक्सेप्ट रियलिटी, प्रायोरिटाइज गोल एंड चेंज और रेस्ट देम अकॉर्डिंगली। तो अभी जो नर्स है वो क्या करेगी, पेशेंट को एनकरेज करेगी रियलिटी को एक्सेप्ट करने में, ठीक है, और उसके गोल्स को प्रायोरिटाइज करने में कि कौन सी चीज़ पहले ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी चीज़ कम ज़रूरी है, कौन सी चीज़ को आप बाद में भी टाइम दे सकते हो। तो ये सब गोल्स को प्रायोरिटाइज करने में नर्स है हेल्प करेगी। उसके बाद उसके जो गोल्स हैं उनको चेंज और रीसेट कर सकती है अकॉर्डिंगली सिचुएशन, जैसी वो चीज़ें अचीव कर रहा है या जितनी वो कैपेसिटी या फिर एबिलिटी है उसके अंदर काम करने की, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है, हेल्प पेशेंट टू सेट अचीवेबल गोल। अब वो क्या करेगी, वो पेशेंट्स को हेल्प करेगी कि वो ऐसे गोल बनाए जिनको पूरा किया जा सके। ठीक है, उसके बाद है टीच देम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। अभी क्या है, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक्स है वो सिखानी है पेशेंट्स को कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या फिर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है उसको, तो उस टाइम पे वो कैसे डील करेगा। देन है हैविंग एन ओपन माइंड कैन सॉल्व वंस प्रॉब्लम इजीली। अब अगर किसी का ओपन माइंड मतलब अगर किसी कुछ पर्सन ऐसे होते हैं ना जिनको प्रॉब्लम होती है तो वो खुल के शेयर कर सकते हैं, एंड कुछ लोग होते हैं उसको अपने अंदर रखते हैं, बोलते नहीं किसी से, फिर उनका फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा टाइम तक अगर रहता है तो वो बढ़ जाता है। तो अगर किसी का ओपन माइंड है या फिर कोई ओपन माइंडेड पर्सन है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, उसकी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं रहेंगी, ज़्यादा टाइम तक जो सैड फीलिंग्स होती है वो नहीं रहेंगी, तो ऑब्वियसली पर्सन अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये पूरा था आपका चैप्टर मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है जो मैंने अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है या फिर जो प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन करे हैं, आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। आप लोग बिल्कुल फ्री हो, कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई है, अगर मैंने हो सकता है किसी भी चीज़ को आपको ऐसा लग रहा है कि गलत एक्सप्लेन कर दिया है, तो वो चीज़ भी आप मुझे बता सकते हो, है ना? इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे, तो आप लोग इसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसी लगी, ये भी आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी आपका रिव्यू है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग शेयर करोगे तो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, पढ़ाई करते रहो। मैं नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है उसके लिए नोट्स अभी प्रिपेयर कर रही हूँ एंड आपको जल्दी से डिलीवर भी कर दूँगी, लाइक यूट्यूब के थ्रू और टेलीग्राम के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।